अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस डन। लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड शुरू करना था मैंने, लेकिन वो दरमियान में छुट्टियां इतनी सारी बन जाएंगी तो उससे निस्बतन छोटा चैप्टर कर रहा हूँ। लेबर कॉस्टिंग, अपनी बुक के हिसाब से मैंने इसका चैप्टर 4 रखा हुआ है। अच्छा, इसको ना मैंने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। इस चैप्टर को मैं 2 टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। इसको मैं 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, यानी एक हिस्सा भी पढ़ाऊंगा और एक हिस्सा तकरीबन हम जुलाई में पढ़ रहे होंगे। तो एक तो मैं इसमें सिखाऊंगा आपको वेजेस की कैलकुलेशंस, और जब वेजेस की कैलकुलेशंस कर लेंगे तो उनकी अकाउंटिंग सीख लेंगे। ये तो मैं कराऊंगा अभी, लेकिन एक इसका पोर्शन है जो डिसीजन मेकिंग के साथ कराऊंगा। और एक हिस्सा उसका होता है लर्निंग कर्व। ये एक बिल्कुल सेपरेट ही टॉपिक है, लेकिन ये चीज़ें ना, जी जी सवाल पूछा कोई? ये पोर्शन में पढ़ाऊंगा जब मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कराऊंगा। जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कराऊंगा ना, उससे पहले ये कराऊंगा। है जी, लर्निंग कर्व, लर्निंग। तो अभी हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन और अकाउंटिंग कर लेते हैं, और बाकी है इसकी डिसीजन मेकिंग और लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व लिखा हुआ, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जब हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करेंगे, बिल्कुल आखिर में जाके, उससे पहले, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कराने से पहले ये कराऊंगा। तो पहले सीखते हैं लेबर से रिलेटेड कैलकुलेशंस। वेज, मोस्टली ना वेज का वर्ड यूज होता है जब वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं।
सैलरीज कहते हैं जो मंथली तय हुई होती हैं। तो सैलरी तो जो तय होगी बस वो सैलरी है, तो उसमें तो क्या कैलकुलेशन करनी है, वो तो महीने की तयशुदा फिगर है। तो जो वेजेस होती हैं उसमें उनको काम के पैसे मिल रहे होते हैं। अब वो काम के पैसे भी दो तरह के होते हैं, या तो जितना काम उन्होंने किया, जितने यूनिट्स बनाए उसके हिसाब से मिल रहे होते हैं, या जितने घंटे काम किया उस हिसाब से मिल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं इसको वेज कैलकुलेशन कह रहा हूँ। तो वेजेस की कैलकुलेशन जब ये सारी वैरायटी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो फिर इसका डेबिट क्रेडिट कराऊंगा। और ये चीज़ हम लोग टेंटेटिवली कहीं जुलाई में कर रहे होंगे। कैलकुलेशंस करते हैं जी। अच्छा, अब जब हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग इस सारी डिस्कशन के अंदर ये इन दोनों लेबर की बात कर रहे होंगे, डायरेक्ट की भी और इनडायरेक्ट की भी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। अब से हम ऑनवर्ड जो करने लगे हैं ये दोनों का जिक्र हो रहा है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। हाँ, जब कहीं मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँगा तो वो सिर्फ डायरेक्ट की बात हो रही होगी। ज़्यादातर वेज कैलकुलेशन के जो सिस्टम्स चलते हैं वो चलते हैं दो। एक होता है टाइम रेट सिस्टम और एक होता है पीस वर्क सिस्टम। ये जो मैंने भी ज़बानी बात की थी। या उनको पैसे मिलेंगे जितने घंटे काम किया, या फिर उनको पैसे मिलेंगे जितने यूनिट्स बनाए। टाइम रेट सिस्टम ये है कि वर्कर्स के साथ एक वेज रेट पर आवर तय होता है, उसके साथ एक ना पर आवर रेट तय हो जाता है, और जो उसको टोटल वेजेस मिलती हैं वो मिलती हैं फिर उसने जितने टोटल आवर्स काम किया। यानी उसको वीकली वेजेस भी मिल सकती हैं, उसको महीने की वेजेस भी मिल सकती हैं, लेकिन उन वेजेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसने जितने टोटल घंटे काम किया। तो टाइम रेट सिस्टम में जो पैसे हैं वो पर आवर के हिसाब से तय होते हैं, और उसको फिर पूरे पीरियड के, चाहे वो वीक है चाहे वो महीना है, उसके जो पैसे मिलते हैं वो टोटल घंटे जितने काम किया उसके हिसाब से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वेज रेट 300 पर आवर है तो टोटल वेजेस फॉर अ वर्कर who worked for 46 hours in a week अगर 300 रुपये पर आवर तय हुआ हुआ है तो जिस वर्कर ने एक वीक में 46 आवर्स काम किया उसकी टोटल वेजेस कितनी होंगी? कैसे? 300 इंटू 40। बिल्कुल, ये इतना ही सिंपल है, ये ऐसे ही है। तो इसकी टोटल वेजेस होंगी 46 इंटू 300, कितना बना? 13,800। तो ये ऐसे ही है कि जितने घंटे काम किया उतने घंटों के पैसे।
यहाँ तक ओके? अच्छा, जब इनको टाइम के पैसे मिल रहे होते हैं ना, तो अक्सर बिजनेसेस में ये होता है कि फैक्ट्री में एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस में नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं कि 9 to 5 है या 8 to 4 है, कोई ना कोई नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं। तो फैक्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर काम ज़्यादा है और उनको उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा देर हायर किया जा रहा है, तो उसको ओवर टाइम कहते हैं। तो वो भी वो काम करेंगे तो उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन जनरली होता ये है कि जो ओवर टाइम होता है उसका एक हायर रेट होता है। मिसाल के तौर पे बेसिक वेज रेट अगर किसी वर्कर का 400 पर आवर है, तो अगर उससे नॉर्मल ऑफिस आवर्स के बाद यानी छुट्टी के बाद काम लेंगे ना, छुट्टी वाले दिन काम लेंगे, तो उसके लिए फिर उसको पर आवर रेट 400 से ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर उसका नॉर्मल वेज रेट 400 है तो उसको ओवर टाइम का ज़्यादा ही रेट दिया जा रहा होगा। तो जनरली ऐसे ही होता है। जी हाँ जी, यही लिखा है। हाँ, हमेशा तो नहीं है, सेम भी हो सकता है, कम नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ही होता है। सवालों में तो हाँ हमेशा ही ज़्यादा होता है। सवाल लिखें एक। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स और सैटरडे 5 आवर्स। A worker worked for following hours in a week. A worker worked for following hours in a week. अब वो फॉलोइंग आवर्स हैं ऐसे: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 9, 9.5, 10, 8, 8.5 और 6।
हैं? क्यों? अरे तो थोड़े से हैं। बेसिक वेज रेट 300 पर आवर, 300 रुपये पर आवर। बेसिक वेज रेट 300 रुपये पर आवर। ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 40%। रिक्वायर्ड है मुझसे टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक। अच्छा, इसने टोटल कितने घंटे काम किया? 51 के 52? 51। जबकि नॉर्मल ऑफिस आवर्स कितने थे? 5 दिन के हो गए 8 8 40 और सैटरडे के 5 45। अब जब इसकी टोटल वेजेस निकालेंगे ना, अच्छा आप लोग ना अगली क्लासेस में बार बार ये बात पूछा करेंगे, ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे, और ऑनलाइन वाले जब जब ये लेक्चर देखते जाएंगे तब तब ये बार बार पूछा करेंगे। 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर रहा हूँ, दोनों सही हैं, लेकिन आप फिर भी बार बार पूछेंगे। मैं फिर बताता रहूँगा, लेक्चर 14 दोबारा देखें। इसको 2 तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों सही हैं, जिसको जो आसान लगे वो कर लेना। एक तरीका ये है कि जितने घंटों की नॉर्मल वेज है उतने घंटों पे नॉर्मल वेज लगाएं, और जितने घंटों पे ओवर टाइम रेट है उतने घंटों पे ओवर टाइम रेट लगाएं। कितने घंटे नॉर्मल? 45, और उन पे रेट 300। 13,500। और जितने घंटे ओवर टाइम है उसके लिए अलहदा से ओवर टाइम वाला रेट लगाएं। ओवर टाइम वाला रेट कितना? बेसिक प्लस 40, यानी बेसिक 300, उसका 40% 120, और बेसिक प्लस 40% यानी 420। तो इसके लिए 420 लगेगा। और कितने घंटे ओवर टाइम काम किया उसने? 6। 2520 16020। एक ये तरीका है, ये भी सही है। दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना एक दफ़ा पास्ट पेपर में वो नाम लेके भी पूछा गया है, इसलिए वो भी बता रहा हूँ आपसे। दूसरा तरीका ये है कि अगर ओवर टाइम का एक्स्ट्रा रेट ना होता तो सारे घंटों के कितने पैसे मिलते हैं उसको? अगर एक्स्ट्रा रेट ना होता तो 300 ही मिलते। तो 300 इंटू 51 15300। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको ओवर टाइम का कुछ एक्स्ट्रा भी मिला। वो जो उसको एक्स्ट्रा मिला वो कितना है? 420 120। उस एक्स्ट्रा को कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ये नाम लेके जो कि पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये तरीका भी बता रहा हूँ। ओवर टाइम प्रीमियम कितने घंटों को इसको एक्स्ट्रा मिला? 6। तो 120 इंटू 6 720। तो ये दोनों ही सही हैं। लेकिन फिर भी आप बार बार पूछते रहेंगे, और ये आखिरी महीने तक भी ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए फिर बताता रहूँगा, ये 2 तरीके हैं, दोनों ही सही हैं। एक में क्या किया कि जिस टाइम पे जो रेट लग रहा था अकॉर्डिंगली वो रेट लगाया, ये भी सही है। और एक तरीका ये है कि सारे आर्ट्स के लिए बेसिक रेट लगाया
और ओवर टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा है यानी ओवर टाइम प्रीमियम वो अलग से लगा है। तो ये दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, कोई अफजल तरीका नहीं, बिल्कुल ठीक है दोनों। ये मिटा दो। पीस वर्क सिस्टम, इसमें ये होगा कि वर्कर के साथ तय हुआ होगा कि जो प्रोडक्ट बनाना है उसने, क्योंकि ये वाला वो जो टाइम रेट है ना वो तो इनडायरेक्ट वर्कर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वर्कर प्रोडक्शन में एंगेज है चाहे इसका सुपरवाइज़र है, टाइम तो सारे ही लगा रहे हैं। तो वो जो टाइम रेट सिस्टम है वो सबके साथ हो सकता है, लेकिन जो पीस वर्क सिस्टम है ये इनडायरेक्ट लोगों के साथ नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट के साथ ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अ वेज रेट पर यूनिट ये एग्री होता है, और फिर जो टोटल वेजेस मिलती हैं वो मिलती हैं कि इसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए। मिसाल के तौर पे अगर वेज रेट 200 पर यूनिट तय हुआ तो जिस वर्कर ने एक 170 यूनिट्स बनाए उसको कितने पैसे मिलेंगे? 200 इंटू 170 30। तो अब देखें जब रुपए पर आर थे तो मल्टीप्लाई भी टोटल आर से, और जब रुपीस पर यूनिट हैं तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ यूनिट से। ये पीस वर्क सिस्टम है। यूनिट्स वाला एक दो दोबारा बता दें, जो आपने बताया था कि यूनिट्स को आर से मल्टीप्लाई। देखें अभी इससे पहले जो ये सवाल किया, ये 300 क्या है, रुपीज़ 300 पर आर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आर से, तो आर से मल्टीप्लाई किया। अब ये है रुपीज़ 200 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से। ये की थी बात। नहीं, इसमें टाइम ही नहीं है, जितने यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक ये फनकारी हो सकती है कि डिफरेंट स्लैब्स के रेट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्या जी? किधर है, कौन है? हाँ हाँ हाँ, ज़रूरी नहीं है। जो ठेकेदार को काम ठेके पे करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि पीस वर्क पे हो, मर्जी उनकी, वो तो जो भी तय हो। अच्छा, पीस वर्क में ऐसा हो सकता है
कि different slab rates may be agreed for different production levels. ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स के साथ तय हो जाए कि इतने यूनिट्स बनाओगे तो ये रेट है, इतने बनाओगे तो ये रेट है, तो डिफरेंट स्लैब रेट्स हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे wages for a week are paid as follows. For first 50 units, 100 per unit. For next 100 units, rupees 150 per unit, 140 per unit. For next 180 units, 175 per unit. और for production above 330 units, rupees 240 per unit. Required है total wages for the week for a worker who produced 345 यूनिट्स. करें कैलकुलेट जैसे समझ आता है. एक वर्कर ने 345 यूनिट्स बनाए पूरे वीक में तो उसको टोटल वेजेस कितनी मिलेंगी पूरे वीक की?
चली रही है, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स बन रही है, और एक मतलब ये है कि एक का यूनिट लेने के रेट ज़्यादा और एक का यूनिट रेट कम। हो सकता है, मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट ए अलग बनता हो, बी अलग बनता हो, तो उनके भी अलग अलग रेट हो सकते हैं। यानी हो सकता है प्रोडक्ट ए का वेज रेट अलग हो, प्रोडक्ट बी का अलग हो सकता है। क्या बना इसका आंसर? इस वर्कर ने बनाए हैं 345, तो इसको इसके जो पहले 50 हैं उन पे रेट मिलेगा 100, अगले 100 पे मिलेगा 140, अगले 180 पे मिलेगा 175, ये हो गए 330, और जो उसी ऊपर वाले 15 हैं उन पे मिलेगा 240। चलें ठीक है, टोटल क्या हो गया? 54,000 जी। वो जो आप लिखा है फॉर नेक्स्ट 100 फॉर नेक्स्ट 180 तो आपने कहा फॉर प्रोडक्शन अबव 330, ये 330 से तो अबव हो गया है, तो आप 330 अबव यूज करने से 3 सारों पे ही रेट मिलेगा। नहीं, अच्छा चलें, अगर वो बनाता 75 यूनिट्स फिर हाँ, तो यही लिखा ना 330 से जो ऊपर हैं उनके लिए इतना। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, फॉर जो तीन देखो, जो पहले 50 अगर वो 40 बनाता ये रेट मिलता, 45 बनाता ये रेट मिलता, 60 बनाएगा तो पहले 50 पे ये रेट होगा, अगले 10 पे ये रेट होगा। इसी तरह से 50, 100, 180, 330 यूनिट्स ये हो गए। जो इससे ऊपर वाले होंगे उनके लिए 240 है, तो 330 से ऊपर वाले तो 15 ही है ना। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये इस स्लैब में फॉल कर गया तो सब पे रेट लगेगा। मैं लिख तो रहा हूँ फॉर फर्स्ट 50, फॉर नेक्स्ट 100। अगर आपने सब पे ये रेट लगाना है तो फिर चारों लाइनों के लिए यही मतलब लेना चाहिए आपको कि प्रोडक्शन जिस लाइन में फॉल कर रही है वो वाला रेट लगेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना फॉर इतना, फॉर इतना। चलो इंग्लिश बेहतर कर लेते हैं यार, तो उर्दू स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी, हो सकता है मैंने इंग्लिश गलत लिखी हो, तो वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले 50 के लिए इतना, अगले 100 के लिए इतना, अगले 100 180 के लिए इतना, और जो उससे ऊपर वाले हैं उनके लिए इतना। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं और अगर उस वर्कर से तय किया हुआ है कि जितने यूनिट्स तुम बनाओगे हम यूनिट उसी को मानेंगे जो एक्सेप्टेड है, जो तुम ख़राब बनाओगे वो ले जाओ तुम घर, जो तुमने हमें बना के देना है जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे उसी के पैसे मिलेंगे। नहीं, इसका महंगे रेट से क्या ताल्लुक है? ये जो मैंने 345 यूनिट्स लिखे हैं ये नेचुरली वही हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं। मतलब वो तो गंदा मंदा काम करके चला जाए तो पैसे ले जाए, तो जाहिर है वो उसको उसी यूनिट के पैसे मिल रहे होंगे जो वो सही बना रहा होगा। अभी तक कोई मुश्किल परेशानी है? तो टाइम रेट सिस्टम और ये पीस वर्क्स यही है। अब इसमें जो ज़्यादा कैलकुलेशंस काम किए हैं उस पर आते हैं। अच्छा, पीस वर्क में ना एक चीज़ और हो सकती है, ये भी चलें एक बात लिख देता हूँ। सिक्योरिटी लिखा है। ऐसा हो सकता है कि जिस पीरियड में डिमांड कम है, जैसे वो कोरोना का फेज़ था, या वैसे हो सकता है कोई महीना ऐसा हो जिसमें डिमांड कम हो, तो वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए हो सकता है उनसे कुछ गारंटीड पोर्शन भी एग्री हो जाए
इसकी 2-3 शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे टोटल वेजेस फॉर अ वीक, वर्कर को कहा हुआ है कि तुम्हें वीक में 10,000 प्लस 500 पर यूनिट मिलेंगे। ये क्या हुआ? 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको अब ये टेंशन नहीं है कि मुझे घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसको हमने 10,000 की अमाउंट तय कर ली, उसके अलावा उसको 500 पर यूनिट मिलेंगे। तो ये भी इसकी एक शक्ल हो सकती है। हैं? नहीं, अगर उस महीने में कोई काम ही नहीं हो सका तो उस वर्कर का तो कसूर नहीं है ना। अच्छा, इन सारी कैलकुलेशंस में एक अंडरस्टूड बात यह है कि हमने काम के बंदे ही रखे हैं, यानी अगर कुछ काम चोर होगा तो उसको तो वैसे ही निकाल देंगे। तो ये काम के लोग ही हैं, बस उस दौर में बिजनेस ही नहीं चल रहा था, तो उसको हमने कहा 10,000 पर मंथ तुम्हें मिलेगा, उसके अलावा जितने भी यूनिट्स बनाओगे 500 पर यूनिट मिलेगा। तो उसको एक हमने अमाउंट तय कर दी ताकि अगर कभी प्रोडक्शन ना भी हो रही हुई, बिजनेस के पास ना भी काम हुआ, उसका तो काम चले ना। अच्छा, इसी की एक और शक्ल ये भी हो सकती है कि वेज रेट तो है 300 पर यूनिट, for a minimum of 50 units is guaranteed। वेज रेट तो है 300 पर यूनिट, लेकिन वर्कर के साथ ये एग्री हो गया कि तुम्हें वीक में कम से कम 50 यूनिट्स की पेमेंट होगी। अच्छा, अगर वर्कर ने उस वीक में 70 यूनिट्स बनाए तो 70 इंटू 300, 100 यूनिट्स बनाए तो 100 इंटू 300, 40 यूनिट्स बनाए तो 50 इंटू 300। ये मतलब है इस बात का। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात अंडरस्टूड है कि सुस्त लोगों को हमने रखा ही नहीं होगा, हमने लोग काम के ही रखे होंगे। ये बात हो रही है तब अगर बिजनेस ही नहीं है तो, 40 किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बिजनेस ही नहीं चल रहा, बिजनेस ही नहीं चल रहा। वो वर्कर काम के लिए तैयार है, वो अवेलेबल है, वो ऑफिस भी आ रहा है रोज़, लेकिन किसी वजह से बिजनेस ही नहीं चल रहा। तो उसके साथ एक कम से कम तादाद तय होगी कि तुम्हें हफ्ते में कम से कम इतने यूनिट्स के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर किसी वजह से बिजनेस कम हुआ और तुमसे हमने बनवाए हैं 20 यूनिट्स, फिर भी हम तुम्हें 50 यूनिट्स के पैसे देंगे। हाँ, अगर 50 से ज़्यादा बना रहे हो फिर तो जितने बना रहे हो उतने पैसे हैं, लेकिन अगर कम बनेंगे तो कम से कम 50 के पैसे मिलेंगे, तो 50 के पैसे मिलेंगे। है तो ये प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट वाला ही ना। तो अगर किसी वजह से प्रोडक्शन कम भी हो रही है, देखें जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये हम बाय नेचर चीज़ों को ये एस्टीमेट कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट लेबर है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। अब जब कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं तो ये भी लॉजिकली होगा डायरेक्ट लेबर ही, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस 50 यूनिट से ज़्यादा उससे बनवा लेता होगा, लेकिन किसी साल में अगर उससे 50 यूनिट्स नहीं बनवा सके फिर भी उस साल के लिए कहला वो डायरेक्ट लेबर ही रहा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन सर देखिए, अगर हमारे पास हम इसके नॉर्मली जाते हैं तो हम मशीन सॉर्ट कर ली होती है ना, तो काम सिर्फ रॉ मटेरियल के यानी कि मशीन्स के अंदर रखना है, और हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर कोई प्रोडक्ट आ गया मशीन्स के अंदर या फिर कोई इशू हो गया, सो दैट्स व्हाई हमारी प्रोडक्शन जो है खराब हो गई है। तो इस वजह से मतलब उसके तो यानी कि वेज कम नहीं होगी ना। नहीं तो फिर उस बंदे के साथ हमने यूनिट्स वाला रेट हो सकता है ना तय किया हो। देखो, अगर कोई काम ऐसा है जिसमें उस बंदे की वाकई महारत चाहिए कि वो कितने यूनिट्स बनाएगा, अच्छा होगा ज़्यादा यूनिट्स बना लेगा, अच्छा नहीं होगा कम यूनिट्स बनाएगा, उसके साथ हो सकता है पर यूनिट तय किया हो।
और अगर कोई बंदे का काम उस बंदे पे नहीं मशीन पे डिपेंडेंट हो, उसके साथ हो सकता है टाइम तय किया हो। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि कैलकुलेशन दोनों में कैसे होती है। अब बिजनेस ने तो उस बिजनेस की नेचर के हिसाब से देखना है कि किन लोगों के साथ टाइम का रेट रखना है, किन लोगों के साथ पीस का रेट रखना है। हम तो कैलकुलेशन देख रहे हैं। स्लैब वाला हो सकता है, स्लैब रेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक वेजेस की कैलकुलेशन। अब आते हैं वर्कर्स को अगर इंसेंटिव्स देने हैं तो वर्कर्स को इंसेंटिव क्यों दें? और ज़्यादा अच्छा काम करें, ज़्यादा यूनिट्स बना लें, तो उससे बिजनेस को क्या फ़ायदा? बिजनेस की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो वर्कर्स को इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, वेज इंसेंटिव प्लान्स। वेज इंसेंटिव प्लान्स इसका मकसद ये होता है कि वर्कर्स भी खुश, हम भी खुश, वर्कर्स के भी पैसे ज़्यादा बन जाएंगे और हमारे लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के इंसेंटिव प्लान हो सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। एक होता है इंडिविजुअल बोनस प्लान, एक होता है ग्रुप बोनस प्लान। नाम से क्या फ़र्क लग रहा है? इंडिविजुअल बोनस प्लान ये होता है जिसमें, ये भी तफसील से भी बताता हूँ, इंडिविजुअल बोनस प्लान होता है जिसमें एक टारगेट बता देते हैं, जो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसको इनाम मिल जाएगा। अब जो जो इंडिविजुअल उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता जाएगा उसको बोनस मिलता जाएगा। और ग्रुप बोनस प्लान वो होते हैं जिसमें हम पूरी पूरी टीम्स को टारगेट देते हैं, तो वो जो टीम्स अपना काम कर लेती हैं तो फिर उन पूरी टीम को इनाम मिलता है। ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है, बाकी जो हैं वो फालतू से हैं, जिनमें से एक है हाई डे रेट सिस्टम, एक है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, और एक है शेयर्स स्कीम। इनमें कैलकुलेशन मेनली जो है वो पहले दोनों में ही है, बाकी बस ज़बानी। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स, ग्रुप बोनस प्लान, हाई डे रेट सिस्टम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम और शेयर स्कीम। इनमें पहले देखते हैं इंडिविजुअल बोनस प्लान।
अच्छा, इंडिविजुअल बोनस प्लान के अंदर इसको भी पहले हम पीस वर्क से करते हैं। क्योंकि बोनस है ना, तो बोनस क्या होता है, अच्छे काम का एक्स्ट्रा फ़ायदा देते हैं। पीस वर्क में भी हो सकता है, टाइम डेट में भी हो सकता है। पीस वर्क में चांसेस कम होते हैं। पीस वर्क में क्यों चांस कम है? क्योंकि पीस वर्क जो है ये वैसे ही ऐसे डिज़ाइंड है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतने अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें बोनस हो सकता है, तो पीस वर्क में भी हो सकता है। अब पीस वर्क में क्या हो सकता है वो सीधा सीधा एक सवाल ही करा देता हूँ और उस सवाल से ही बता देता हूँ। सवाल लिखें इसके लिए। हाँ, देखें, पीस वर्क सिस्टम जो है ना, ये खुद ही डिज़ाइंड है इंसेंटिव के लिए। जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये तो इंसेंटिव है ही है, लेकिन फिर भी इसमें सेपरेट बोनस भी हो सकता है। तो वो आपको एक सवाल से ही करा देता हूँ। सवाल लिखें इसके लिए। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट $150 पर यूनिट, ₹150 पर यूनिट। A bonus of ₹25 पर यूनिट, 25 per unit is paid for units meeting certain quality standards। अच्छा, यहाँ तक की मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे 50 नंबर वाला पास है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा नंबर ले लेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल जाएगा। तो वर्कर को कहा था कि तुमने जितने भी यूनिट्स बनाने हैं उसके हम तुम्हें 150 पर यूनिट तो देंगे, लेकिन अगर यूनिट तुमने टॉप क्लास बना दिया, उसके हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, अगर इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी बना दी तो उसके हमें तुम्हें ₹25 एक्स्ट्रा भी देंगे। तो बोनस एक्स्ट्रा होता है। तो उसको जो बेसिक वेज मिलनी है वो तो मिलनी ही है, लेकिन अगर उसने जो यूनिट्स बनाए उनकी पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हुई तो उसको ₹25 पर यूनिट भी मिलेगा। A further bonus of ₹40 per unit for all units in excess of a further bonus of ₹40 per unit for all units in excess of 300 यूनिट्स। यानी उसको जो वेज रेट मिल रहा है वो 150 पर यूनिट मिल रहा है, लेकिन अगर उसने प्रोडक्शन 300 से ज़्यादा कर ली तो 150 पर यूनिट तो मिलेगा ही, लेकिन जो 300 से ऊपर बनाएगा तो उन पे 40 पर यूनिट और इनाम मिलेगा उसको। हाँ, ऐसे कह लें। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस for the week of a worker
total wages for the week of a worker who produced 360 units out of which 90 units, out of which 90 units also met certain quality standards. ये जिसके लिए वो 25 रुपये बोनस रखा हुआ था ना, तो 90 यूनिट्स उस क्लास में भी फॉल कर गए। चलें बताएं टोटल वेजेस इस बंदे की। हाँ जी, टोटल कितने बनाए? तो उन 360 पे इसको बेसिक वेजेस तो मिलनी ही हैं। 360 इंटू 150, ये तो उसको मिलना ही है। 54,000। फिर इसके अलावा इसको एक क्वालिटी का बोनस मिलना है कि जो उसने 90 अच्छे यूनिट्स बनाए हैं उन पे उसको 25 एक्स्ट्रा मिलने हैं, 22-50। और वो जो उसको एक और बोनस मिलना है कि जितने भी वो 300 से ऊपर बनाएगा तो वो 60 हैं, इनके लिए इसको 40 रुपये और मिलेगा। 2400, 58,650। बताएं कैसे, बताइए।
मल्टीप्लाई कर दिया था 150 के साथ। 270 क्या है? सर वो मैंने 360 में 90 माइनस। अच्छा 270 पे लगा दिया आपने 150, फिर उसके बाद मैंने 90 पे लगाया था सर 175 175। और लास्ट में मैंने रिमेनिंग जो बच गए थे उनके ऊपर 190 पे लगा रिमेनिंग कौन से? सर वो उसके बोनस के लिहाज से फिर सर यहाँ पे करें। देखता हूँ ना क्या गलती बता ये आपने बताया। लास्ट में मैंने 60 पे लगाया 60 पे 190 1। अच्छा अब आपने गलती ये की है कि ये जो 60 है ना ये इनके अंदर शामिल है, तो यहाँ पर 150 भी लग गया और यहाँ आपने 190 लगा दिया, तो वो 150 फिर लग गया, तो यहाँ 40 लगाएंगे तो सही आंसर आएगा। हाँ जी, यहाँ तक सब सही है ना? टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में चूंकि पैसे मिलते हैं टाइम के, तो इसमें बोनस मिलता है कि जितना टाइम उसने बचा के दिया। जितना वर्कर ने टाइम बचा के दिया ना उस पे ऊपर उसको बोनस मिलता है। टाइम बचा के दिए से क्या मुराद है, सवाल के साथ समझाता हूं। फार्मूला लिख लें, फार्मूला लिख देता हूं लेकिन समझाता मैं सवाल के साथ हूं। फार्मूला है एक्चुअल टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और इसमें से माइनस स्टैंडर्ड टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये जो आंसर आएगा ये टाइम सेव्ड है। ये टाइम सेव्ड क्यों है ये सवाल के साथ सिखाता हूं। और इसके लिए भी ना एक रेट तय हुआ होता है, एक एन एग्रीड बोनस रेट पर आर। इसके लिए भी एक पर आर रेट तय हुआ होता है। तो जितना टोटल टाइम सेव्ड होगा मल्टीप्लाई बाय जो बोनस तय हुआ है। सवाल लिखें, सवाल के साथ समझाता हूं। अच्छा ये सॉरी स्टैंडर्ड एक्चुअल, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना।
जी नहीं नहीं, टाइम सेव्ड पे लगेगा ना, फॉर द टाइम सेव्ड। नहीं, पर डे की बात नहीं हो रही, जितना टाइम वर्कर बचा के देगा। अब ये वर्कर टाइम कैसे बचा के दे रहा है वो सवाल के साथ सिखाता हूं। चलें बस, नहीं एक सवाल कर लेते हैं। होमवर्क नहीं, होमवर्क के लिए तो फिर क्लास में सवाल कराना पड़ेगा ना। कर लेते हैं सवाल, चले रहने दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।